तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल साइंस अड्डा पे। और आज हम वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर कोई भी एग्ज़ाम देखते हैं, बीपीएससी एग्ज़ाम, तो सबसे ज़्यादा उसका फेवरेट है टॉपिक ये। ठीक है, तो चलिए बिना लेट किए आज शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक का। ठीक है, तो बेसिकली आज हम पढ़ने वाले हैं सेल के बारे में। सेल वो ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एक बीपीएससी एग्ज़ाम में पूछा जाता है, कोई ना कोई पार्ट से। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये जानते हैं सेल है क्या। सेल इज़ द यूनिट। यूनिट कहने का मतलब एक छोटी से छोटी इकाई है हमारे लाइफ की। ठीक है, ये कैसा है? स्ट्रक्चरल है और फंक्शनल है। स्ट्रक्चरल कहने का मतलब एक सेल सबसे छोटा स्ट्रक्चर, ऐसा स्ट्रक्चर जो खुद में फंक्शनल के काबिल है, खुद में फंक्शन करने के काबिल है। ठीक है, तो इसके स्टडी को क्या कहते हैं? सेल के स्टडी को कहते हैं हम लोग साइटोलॉजी। ठीक है, ये आप लिख लीजिए। सेल के स्टडी को क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। और साइटो का मतलब होता है सेल, लॉजिक मतलब उसका लॉजिक, साइटो से स्टोरी। और इसको देखा कैसे जाता है? इसको सबसे पहले देखा गया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से। ठीक है, एक ऐसा माइक्रोस्कोप होता है जो कि छोटे से छोटे चीज़ को देख लेता है, क्योंकि होता सेल तो बहुत छोटा है, ऐसा तो आपको दिखेगा नहीं जब तक वो टिश्यू में कन्वर्ट नहीं होगा। तो इसलिए इसको देखने के लिए हम लोग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल करते हैं। तो आइए हम लोग जानते हैं इन्होंने क्या खोज किया और किस चीज़ की थ्योरी दी। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं सेल्डन, एक जर्मन बॉटनिस्ट हैं। तो उन्होंने क्या बताया कि डिफरेंट सेल मेक्स टिश्यू, मतलब ढेर सारी तरह तरह की सेल मिलकर वो क्या बनाती है? टिश्यू बनाती हैं। मतलब अगर आप देख ले तो सेल एक तरह का होता नहीं है। बेसिकली सेल बहुत तरह का होता है। जो हार्ट का सेल होता है, ब्रेन सेल होता है, जर्म सेल होता है, मतलब बहुत तरह तरह का सेल होता है। टिश्यू हर एक तरह तरह की अलग होती है हर एक जगह की। तो डिफरेंट सेल मेक्स द डिफरेंट टिश्यू, और इन्होंने कब दिया था? 1838 में। ठीक है, तो आइए दूसरा देखते हैं। तो एक साइंटिस्ट थे स्वान। अब उन्होंने क्या खोज किया? प्लाज्मा मेम्ब्रेन का खोज किया। कब किया? 1839 में, 1839 में। वो कैसे थे? एक ब्रिटिश जूलॉजिस्ट थे। उन्होंने खोज किया प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मतलब अगर एक सेल देखे तो सेल के ऊपर का जो परत होता है, सेल के ऊपर का जो परत होता है, जो झिल्ली होता है, ठीक है, जो कि बचा के रखता है सेल को कोलैप्स होने से, मतलब वो सिलेक्टिवली परमिएबल होता है। तो इसी का काम होता है कि सेल को बचा के रखना, थोड़ा सुरक्षा प्रदान करना। ठीक है, तो अगला साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं। अगला साइंटिस्ट है हमारे लिवेनहुक। उन्होंने क्या डिस्कवर किया था? लाइफ सेल। जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप आया तो उन्होंने सबसे पहले देखा कि जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में कि सबसे छोटी इकाई जो हमारे सेल बॉडी की होती है वो सेल होता है। ठीक है, उन्होंने लाइफ सेल पे काम किया। अब जो एक और साइंटिस्ट थे वो थे रॉबर्ट हुक करके। ठीक है, रॉबर्ट हुक करके एक साइंटिस्ट थे। तो उन्होंने क्या खोज किया? सेल का सबसे पहले खोज किया था, बशर्ते उन्होंने क्या पढ़ा? डेड सेल पे खोज किया। ठीक है, तो उन्होंने एक बुक भी लिखी है। उस बुक का नाम है माइक्रोग्राफिया करके एक बुक है, ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अगला साइंटिस्ट है हमारे फ्लेमिंग। फ्लेमिंग ने क्या खोज किया था? क्रोमोटीन का खोज किया था। क्रोमोटीन जो कि पार्ट होता है न्यूक्लियस का, डीएनए का पार्ट होता है, जेनेटिक मटेरियल जो हमारा रहता है उसका एक पार्ट होता है। हम लोग पढ़ेंगे आगे जाके क्रोमोटिन के बारे में। अगला साइंटिस्ट है हमारे रॉबर्ट ब्राउन, जो कि न्यूक्लियस का खोज किया। ठीक है, SNS। अब ये कौन है? सेल्डन और स्वान दोनों ने मिलकर एक थ्योरी दिया, सेल थ्योरी, जो कि अभी तक यही थ्योरी मान्य है। अभी तक यही थ्योरी मान्य है। सेल थ्योरी कहता है कि जितनी भी ऑर्गेनिज्म है हमारी धरती पे, जो भी छोटी से छोटी, बड़ी बड़ी छोटी जो भी है, वो सब क्या? सेल से मिलकर बनी है। सेल थ्योरी का यही मानना है। ठीक है, अगला साइंटिस्ट है रोडोल्फ। रोडोल्फ ने एक टर्म दिया था, ओमनिस सेलुला सेलुला, 1855 में। इसका मतलब होता है जो कोई भी नई सेल है, न्यू सेल इज डेवलप्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। कहने का मतलब है, इन्होंने टर्म दिया कि कोई भी नया सेल जो बनता है वो पुराने सेल से ही बनता है, पुराने सेल से ही डिवाइड होकर बनता है, कहीं से बाहर से आता नहीं। तो एक और थ्योरी दी गई थी, जर्म प्लाज्म थ्योरी। ठीक है, ये भी हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए कहीं पे लिखते हैं, सॉरी थोड़ा हैंड राइटिंग ख़राब है मेरा। जर्म प्लाज्म थ्योरी के बारे में पढ़ना। जर्म प्लाज्म थ्योरी ये बताती है कि हम लोग जो हैं वो अपने हेरिडिटरी जो है हमारे पेरेंट्स, उनके जर्म सेल से हम लोग आए हैं। ठीक है, तो जर्म सेल बेसिकली है क्या? रिप्रोडक्टिव सेल है हमारे बॉडी का, जो कि क्या रिलीज़ करती है? एग रिलीज़ करती है, स्पर्म रिलीज़ करती है। ठीक है, वो हेरिडिटरी मटेरियल है। तो ये बाद में जाके रॉन्ग हो गया था।
पर ऐसे याद करने के लिए आप देख ले कि जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दिया गया था, तो उनका नाम था अगस्ट वीजमैन करके उनका नाम था, ठीक है, अगस्ट वीजमैन। ये आपको याद रखना है, जर्म प्लाज्म थ्योरी, ठीक है। तो चलिए आते हैं अगले स्लाइड पे। अगला स्लाइड्स है टाइप्स ऑफ सेल। बेसिकली अगर देखा है तो दो तरह के सेल होते हैं, ठीक है, दो तरह के सेल, प्रोकैरियोटिक और ईकैरियोटिक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक ईकैरियोटिक में भी देखा जाए तो दो तरह के हो गए, एक होते हैं एनिमल सेल, एक होते हैं प्लांट सेल, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी प्लांट सेल होते हैं सब ईकैरियोटिक होते हैं, मतलब ईकैरियोटिक प्रोकैरियोटिक में हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंस। तो पहले तो हम लोग देखते हैं एनिमल सेल के बारे में। तो एनिमल सेल और प्लांट सेल में सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि प्लांट सेल में सेल वॉल होता है, ठीक है। ये जो सेल वॉल देख रहे हैं प्लांट सेल में होता है, जो कि इसमें नहीं होता है। और इसमें एक और डिफरेंस है कि इसमें क्लोरोप्लास्ट होता है, एक तरह का ये प्लास्टिड है। प्लास्टिड के बारे में हम जब पढ़ेंगे तब हमको जानकारी पता चलेगी। एक तरह का ये प्लास्टिड है, क्लोरोप्लास्ट उसका पार्ट है जो कि पिगमेंटेशन करता है, ठीक है, पिगमेंटेशन प्रोवाइड करता है। जैसे प्लांट क्या होता है, हरा होता है, लाल होता है, नीला होता है, पीला होता है, जो भी होता है, जैसा भी होता है। और क्यों होता है, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट की वजह से, क्लोरोप्लास्ट में जो क्लोरोफिल रहती है उसको ग्रीन बनाता है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। अब क्या है इसमें और एक इम्पॉर्टेंट बात यही है कि वोक्यूल्स जो आप देख रहे हैं, वोक्यूल्स, ये देखिए सेंट्रल वोक्यूल्स, इसमें बड़ा होता है, बिग साइज़ का होता है, क्योंकि प्लांट टोटली बेसिकली देखा जाए तो वो पानी से ही बना हुआ रहता है। जब तक उसमें पानी रहेगा नहीं तो खड़ा रहेगा नहीं प्लांट। तो वो पूरा अगर खड़ा है तो भी पानी के प्रेशर की वजह से। तो इसका वोक्यूल बड़ा होता है प्लांट सेल का इन कंपेरिजन टू एनिमल सेल। एनिमल सेल में छोटा होता है, ठीक है। और एक चीज़ और है इसमें, एनिमल सेल में एक चीज़ पाया जाता है जो कि है सेंट्रोजोम, जो कि प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। चलिए देखते हैं कहाँ पे है सेंट्रोजोम। सेंट्रोजोम सेंट्रोजोम देखिए, ये सेंट्रोजोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो कि एनिमल सेल में पाया जाता है, प्लांट सेल में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोजोम वो जब सेल डिवीज़न होता है ना एनिमल सेल में, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा काम आता है सेंट्रोजोम, ठीक है, डिवीज़न में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। क्योंकि डिवीज़न भी दोनों का अलग होता है, एनिमल सेल का डिवीज़न अलग होता है, प्लांट सेल का डिवीज़न अलग होता है। एनिमल सेल जो होता है अपने पूरे साइटोप्लाज्म को एकदम एक भाग से दो भाग करके डिवाइड करता है, बट प्लांट सेल जो होता है एकदम अपने बीच से होकर डिवाइड होता है, ठीक है। प्लाज्मोडेस्टिमाटा वहाँ पे एक है जो कि कनेक्शन बनाता है प्लांट, दो प्लांट सेल के बीच में। देखिए यहाँ पे प्लाज्मोडेस्टिमाटा आप देख रहे होंगे, ये करता है कि दो प्लांट सेल जो रहता है उसके बीच में एक कनेक्शन बनाता है। तो जो डिवीज़न होता है प्लांट सेल में वो स्टार्ट होता है आपको सेल वॉल से, ठीक है। इसमें जो होता है वो बीच से यहाँ से डिवाइड हो गया। इसमें क्या होता है कि पहले सेल वॉल डिवाइड होगा, उसके बाद धीरे 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 अलग हो गया और फिर जाकर डिवीज़न स्टार्ट हो जाता है। ये थोड़ा डिफरेंस है दोनों में। और एनिमल सेल जो होता है थोड़ा और छोटा होता है इन कंपेरिजन टू प्लांट सेल। तो एक चीज़ और हो गया, ये स्मॉल होता है, स्मॉल सेल। और स्मॉल क्या होता है, इसके पास वोकल्स भी स्मॉल होता है, और इसके पास वोकल्स जो होते हैं बिग वोकल्स, और के पास ये बिग सेल भी होता है, ठीक है। तो चलिए इतना तो हो गया, अभी तक हम लोग इतना जान गए। अगला स्लाइड पे कहीं पे प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ना होगा। चलिए यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक क्या होता है। तो अभी तो हमने देखा कि दो तरह के सेल होते हैं, एनिमल सेल और प्लांट सेल। तो कुछ एनिमल सेल जो होते हैं वो प्रोकैरियोटिक भी हो सकते हैं एक्सेप्शनल केस में, ठीक है। तो अगर सेल को हम डिवाइड करते हैं तो पहले तो सेल दो तरह में डिवाइड होगा, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक क्या होता है भाई, प्रोकैरियोटिक बेसिकली जितने भी छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया हो गया, फिर जितने भी माइकोप्लाज्मा हैं, मतलब जो छोटे छोटे जीव जंतु, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बेसिकली जो भी हैं हमारे, ठीक है। यूनिसेलुलर मतलब एक सेल से बना हुआ, यूनिसेलुलर, वो सब प्रोकैरियोटिक के कैटेगरी में आ जाएंगे, ठीक है। तो इनमें क्या है, इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। मतलब अगर ये सेल है तो सेल के बीच में जो न्यूक्लियस रहता है वो नहीं होता है। और इसमें जो ऑर्गेनेल होते हैं बहुत सारे, जैसे कि यूकैरियोटिक सेल में आप देखें तो बहुत सारे ऑर्गेनेल होते हैं। आपको यूकैरियोटिक सेल दिखाता हूँ मैं, जैसे ये है आपका यूकैरियोटिक सेल दोनों, ठीक है।
इसमें ढेर सारे ऑर्गेनेल हैं। कौन कौन सा ऑर्गेनेल है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया है, वोक्यूल्स है, न्यूक्लियस है। यही न्यूक्लियस जो है आपको प्रोकायोटिक सेल में नहीं पाया जाता है, जो कि बैक्टीरिया हो गया, माइकोप्लाज्मा हो गया, जो भी छोटे छोटे जीवाणु हैं, जीव जंतु, उनमें नहीं होता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रोकैरियोटिक। यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल। देखिए ये भी एक आपको लिखा हुआ है। और आपको इसका एग्जांपल हो गया बैक्टीरिया और वायरस। ठीक है, अब आते हैं यूकैरियोटिक सेल पे। यूकैरियोटिक सेल होता है क्या? यूकैरियोटिक सेल के पास न्यूक्लियस होता है, ढेर सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो यूकैरियोटिक सेल, यूजुअली मल्टी सेलुलर होता है। यूकैरियोटिक जैसे कि हम लोग यूकैरियोटिक हैं। यूकैरियोटिक मतलब हम लोग ढेर सारे सेल से मल्टी सेलुलर हैं, और प्लस हमारा जो सेल है वो यूकैरियोटिक है। उसमें न्यूक्लियस भी है, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं जो साथ में मिलकर फंक्शन कर रहे हैं, जो कि प्लांट्स और एनिमल सेल में पाए जाते हैं। बोथ हैव ए सेल मेम्ब्रेन एंड साइटोप्लाज्म। ये कहता है कि दोनों के पास सेल मेम्ब्रेन भी है, साइटोप्लाज्म भी है। ये तो डिफरेंस हो गया हमारा प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक में, सिर्फ कि उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, इसमें न्यूक्लियस होता है। उसमें ऑर्गन्स नहीं होते हैं ऑर्गेनेल्स, इसमें ऑर्गेनेल्स होते हैं। और लेकिन दोनों में सेल मेम्ब्रेन होते हैं, दोनों में साइटोप्लाज्म होता है। जाहिर सी बात है, अगर सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा तो दोनों कोलैप्स कर जाएगा। ठीक है, सेल झिल्ली जो है बहुत ऊपर की परत बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो यूकैरियोटिक हो। और साइटोप्लाज्म तो फ्लूइड मटेरियल है, तो वो तो रहेगा ही भाई। साइटोप्लाज्म बहुत इंपॉर्टेंट है ग्रोथ के परसेप्शन से, रिप्रोडक्शन के परसेप्शन से। अगर साइटोप्लाज्म होगा नहीं तो सूखा हो जाएगा, फ्लूइड उसमें रहेगा ही नहीं, तो कहाँ से ग्रो करेगा, रिप्रोडक्शन कहाँ से करेगा। तो साइटोप्लाज्म का सबसे मेन काम यही है कि सेल को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, सेल को ग्रोथ होने में हेल्प करता है, सेल को रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, चाहे वो एसेक्सुअल हो चाहे वो सेक्सुअल हो। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बैक्टीरियल सेल पे। अब बैक्टीरिया भी दो तरह के बैक्टीरिया होते हैं, आपको पता होना चाहिए। एक होता है ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया, एक होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, तो दो तरह के सेल होते हैं। तो ग्राम निगेटिव वाले जो बैक्टीरिया रहते हैं ना भाई, बहुत ज़्यादा मतलब ख़तरनाक रहते हैं इन कंपेरिजन टू ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया जो हमारा होता है। तो अभी तक जितने भी हार्मफुल बैक्टीरिया हम लोग के जो बॉडी में होता है, जैसे कि टाइफाइड हो गया, ये भी बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो ये सब क्या है? ग्राम निगेटिव बैक्टीरिया है। ये देखिए बैक्टीरिया का सेल, बैक्टीरिया में क्या होता है? फ्लैजला होता है। ये तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि उसके मूवमेंट में हेल्प करता है। इसमें हेल्प करता है बैक्टीरिया के मूवमेंट पे। अब क्वेश्चन अगर आता है कि भाई बैक्टीरिया कैसे मूव करता है, बिकॉज ड्यू टू प्रेजेंट ऑफ फ्लैजला। अगर कोई बैक्टीरिया में फ्लैजला नहीं हुआ, कुछ ऐसे भी बैक्टीरिया जिसमें फ्लैजला नहीं होता है, तो वो एक जगह स्थायी रहेगा, वो मूव नहीं करेगा। और अगर देखा जाए तो इसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, झिल्ली, जो कि हेल्प करता है, बाहर की दुनिया से बचाव करता है। कैप्सूल है, उसका जो हार्ड स्ट्रक्चर है कैप्सूल, ठीक है, वो उसको प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। ठीक है, और आपको क्या है? साइटोप्लाज्म है, जिसमें सारे जिसके जो ये डीएनए वगैरह इसमें रहते हैं। ठीक है, तो इसमें एक चीज़ आप देख लीजिए कि सेल इन्वेलप जो होता है तीन तरह का होता है। इसमें ग्लाइकोलेक्स होता है, सेल वॉल होता है, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये ध्यान देने वाली बात है, ये जो कैप्सूल है वो ग्लाइकोलेक्स का पार्ट है। तो बेसिकली ये इस पे ध्यान देंगे, क्या क्या, सॉरी, ग्लाइकोलेक्स का, ग्लाइकोलेक्स, फिर इसके बाद हमारा आता है सेल वॉल, फिर इसके बाद आता है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है, ये उसके थ्री आउटर कवरिंग हो गया। ठीक है, अगर ग्लाइकोलेक्स जो है उसका जो अपर पार्ट है वो अगर हार्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। क्या कहते हैं? कैप्सूल। अगर ग्लाइकोलेट का अगर हार्ड है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? ग्लाइकोलेक्स हार्ड है तो वो होता है कैप्सूल। अगर स्मूथ है तो उसे कहते हैं स्लिम लेयर। ये दो तरह का नाम आपको पूछा जाता है। जो अगर बैक्टीरिया का ऊपर का कवर हार्ड है तो उसको हम लोग कहते हैं कैप्सूल। अगर बैक्टीरिया का ग्लाइकोलेक्स का ऊपर का कवर अगर स्मूथ है तो उसको कहते हैं स्लिम लेयर। इसके बाद आते हैं हमारा
सेल वॉल। फिर उसके बाद आता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो कि ये सेल को बचा के रखता है। ये देखिए हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो बैक्टीरिया में सबसे इम्पोर्टेंट है फ्लैजला, जो कि इसके मूवमेंट में हेल्प करता है। और ये देखिए न्यूक्लियर डीएनए। इसमें और एक ये बात है कि इसमें डीएनए जो होता है ना, उसमें न्यूक्लियस के अंदर नहीं होता है। जाहिर सी बात है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है तो इसमें तो न्यूक्लियस होगा नहीं। तो इसमें जो एक और है कि ये नेकेड होता है, नेकेड डीएनए। एग्ज़ाम में पूछता है कि कैसा डीएनए होता है। नेकेड मतलब इसका कोई कवरिंग नहीं होता है, कहीं मौजूद नहीं होता है, इसका कोई घर नहीं होता है, कहीं भी होता है साइटोप्लाज्म में पूरा स्कैटर्ड होता है, फैला हुआ रहता है, स्कैटर्ड अराउंड। इसका डीएनए कैसा रहता है? स्कैटर्ड अराउंड। इसका डीएनए कहाँ प्रेजेंट होता है? साइटोप्लाज्म में। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका डीएनए कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म। और वही यूकैरियोटिक सेल का साइट वो डीएनए कहाँ प्रेजेंट रहता है? वो आपका प्रेजेंट रहता है इन द न्यूक्लियस। तो आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अब। तो प्रोकैरियोटिक एक और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि प्रोकैरियोटिक में एक सेल पाया जाता है, मेसोजोम। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मेसोजोम एक्स्ट्रा सेल का पार्ट है जो कि हेल्प करता है रेप्लिकेशन में, उसके एक्सक्रीशन में। ये प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया का पार्ट है, ठीक है, एक्सेप्शनल। इसको आप ध्यान में रखिए। ये आपको यूकैरियोटिक में नहीं पाया जाता है। और सेल डिवीज़न इसमें हेल्प करता है। प्रोकैरियोटिक सेल को सेल डिवीज़न में, एक्सक्रीशन में, रेप्लिकेशन में हेल्प करता है कौन? मेसोजोम, जो एक्स्ट्रा सेल मटेरियल है, ठीक है। तो इसमें सेल अब कैसा होता है? नेकेड डीएनए तो होता ही, हम लोग पढ़ रहे थे। ये होता है सिंगल सर्कुलर डीएनए। ये भी ध्यान देने वाली बात है। पूछ देता है कि बैक्टीरियल सेल में डीएनए कैसा होता है। तो नेकेड डीएनए होता है, पूरा स्कैटर्ड होता है साइटोप्लाज्म में, और सिंगल सर्कुलर डीएनए होता है। तो ऐसा कि जान रहे हैं ये सेल बहुत ही बड़ा चैप्टर है। तो आज का टॉपिक मैं यहीं ख़त्म करता हूँ पार्ट 1 का। और अगले टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे टोटल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के बारे में। सेल के बहुत सारे फंक्शंस हैं, क्या क्या फंक्शन है, सेल कैसे फंक्शन करता है, कैसे एक्सक्रीशन होता है, ये सब सारे हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। गुड बाय, टेक केयर। और वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे एजुकेशनल कंटेंट बना सकूं और आपको अच्छे तरीके से बायोलॉजी का सारा ब्रीफ डिस्कशन मैं आपको दे सकूं। उसके लिए आपको सब्सक्राइब करना, शेयर करना आपको बहुत ज़रूरी है। चलिए, धन्यवाद। मिलते हैं अगले क्लास में।